वादी कश्मीर की आज़ादी के लिए कोशिश, एक मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। आपके लिए पेश खिदमत है मिशन कश्मीर। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। भागते भागते मैं एक गली में मुड़ गया। सामने एक मकान की छत पर एक छोटी दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। शक्ल से वो जम्मू का मुसलमान लगता था। वो दरवाजे में खड़ा मुझे गौर से देख रहा था। जीने की 6-7 सीढ़ियां थी। उसने पूछा, कश्मीरी मुजाहिद हो? मैं हैरान रह गया। उसने खुदा जाने कैसे अंदाजा लगा लिया था। फिर भी मैंने झूठ बोला और कहा, मैं कश्मीरी मुजाहिद नहीं हूँ, मगर पुलिस को मुझ पर शक है कि मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ। वो मेरे पीछे आ रही है। उस आदमी ने कहा, जल्दी से ऊपर आ जाओ। मैं ऊपर सीढ़ियां चढ़ गया तो वो दरवाजे से हटकर बोला, सामने वाली कोठरी में छुप जाओ। सामने एक कोठरी थी, उसमें घुसकर पलंग के नीचे छुप गया। पुलिस इस दौरान मकान के बाहर पहुंच गई थी। चूंकि गली आगे बंद थी और ये मकान गली का आखिरी मकान था, इसलिए पुलिस को यकीन था कि मैं उसी मकान में गया हूँ। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मुझे उस आदमी की आवाज आई, कौन है भाई, क्या बात है? मुझे ख्याल आया कि ये आदमी कहीं पुलिस का मुखबर ही ना हो, कहीं पुलिस को बताना दे कि मैं ऊपर छुपा हुआ हूँ। इस ख्याल के साथ ही मैं पलंग के नीचे से निकला और दबे पांव चलता सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। ड्योढ़ी का दरवाजा खुला। पुलिस कांस्टेबल की आवाज आई, मलिक साहब, आपको तकलीफ दी है? बात यह है कि एक पाकिस्तानी कमांडो का पीछा कर रहे हैं। वो इसी गली में घुसा था। जिस आदमी का वो घर था और जिसने मुझे कोठरी में छुप जाने को कहा था, उसको पुलिस कांस्टेबल ने मलिक साहब कहकर बुलाया था और लगता था कि पुलिस उस आदमी को जानती थी। मैं कान लगाए धड़कते दिल के साथ दरवाजे की चौखट के साथ लगकर खड़ा था। मलिक साहब ने कहा, पाकिस्तानी कमांडो मेरे घर में आता तो भला बचकर कहाँ जा सकता था? मैं तो खुद उसे दबोच लेता। अब एक और पुलिस वाले की आवाज आई, मगर वो गया कहाँ? इसी तरफ तो आया था। मलिक साहब ने कहा, मेरा ख्याल है सामने कन्हैया लाल के मकान की छत पर से दूसरी तरफ भाग गया होगा। चलो मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उसे ढूंढता। पुलिस कांस्टेबल ने कहा, नहीं नहीं मलिक जी, आप कहाँ तकलीफ करेंगे, हम खुद उसे पकड़ लेंगे, आखिर जाएगा कहाँ? दूसरी गली में भी पुलिस मौजूद है। हम कन्हैया लाल के मकान पर देखते हैं। मालूम होता था कि सामने वाले कन्हैया लाल के मकान का दरवाजा भी खुला था। पुलिस को यकीन आ गया कि मैं उसी मकान की छत कूद कर भागा हूँ। पुलिस उस मकान का दरवाजा खटखटाने की बजाय मकान में घुस गई। सामने वाले मकान से लोगों की बातें करने की आवाजें आने लगी। उसके बाद खामोशी छा गई। पुलिस गली से वापस चली गई थी। मलिक साहब ऊपर आ गए। इस दौरान मैं कोठरी में चला गया था। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे मकान में घुस आए थे। अगर कन्हैया लाल के मकान में चले जाते तो इस वक्त पुलिस तुम्हें हथकड़ी लगाकर अपने साथ थाने ले जा रही होती। मैंने उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपका एहसानमंद हूँ। मलिक साहब बोले, पुलिस ने मेरी बात का इसलिए यकीन कर लिया था कि अगरचे मैं मुसलमान हूँ, मगर मैं जम्मू की कांग्रेस कमेटी का रुकन हूँ। सब मुझे कांग्रेसी मुसलमान समझते हैं, मगर अंदर से मैं पक्का मुसलमान कश्मीरी हूँ और मेरी सारी हमदर्दियाँ कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ हैं। तुम मुझे अपने बारे में चाहे न बताओ, लेकिन मेरा अंदाजा गलत नहीं था। पुलिस की जबानी मेरे अंदाजे की तस्दीक हो चुकी है कि तुम कश्मीरी मुजाहिद नहीं बल्कि पाकिस्तानी कमांडो हो। पाकिस्तान पर मेरी जान निसार। खुदा का शुक्र है तुम पुलिस के दरिंदों के हाथ लगने से बच गए। अब बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो और इस मोहल्ले में कैसे आ गए थे? मैंने मलिक साहब को अपने कमांडो ऑपरेशन के बारे में तो कुछ न बताया, सिर्फ इतना कहा कि मैं पाकिस्तानी जरूर हूँ और कमांडो भी हूँ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ नहीं भेजा गया। मैं पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते अज खुद जहाद कश्मीर में शरीक होने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर पहुँचा हूँ। मलिक साहब मुझे बड़ी अकीदत भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे आदमी की शक्ल देखकर उसके दिल का थोड़ा बहुत हाल मालूम करने का तजुर्बा हो चुका था। साफ लग रहा था कि मलिक साहब के दिल में तहरीक आजादी कश्मीर और पाकिस्तान के लिए गहरी हमदर्दी का जज्बा मौजूद है। वो उठते हुए बोले, मैं अभी आता हूँ। वो बाहर चले गए। बाहर दालान था जहाँ से एक जीना ऊपर छत पर जाता था। वो जीना चढ़ते नजर आए। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोले, पुलिस साथ वाली गली में मकानों की तलाशी ले रही है। मैं ऊपर छत पर से देख आया हूँ। तुम अभी यहाँ से नहीं निकलना। तुम फिक्र न करो, पुलिस दोबारा मेरे मकान पर नहीं आएगी। खुशकिस्मती से आज मेरा हिंदू मुलाजिम भी घर पर नहीं है। पुलिस ने उसे मेरे घर की निगरानी के लिए खास जरिए से मेरे घर में नौकर करवा दिया था। मैं ऐसा करने पर मजबूर था, मगर मोहतात रहता हूँ। इत्तेफाक से वो आज अपनी माता से मिलने खटुआ चला गया है। अगर वो होता तो मामला बिल्कुल उलट हो सकता था। मलिक साहब ने मुझे एक रात और एक दिन अपने घर में छुपाए रखा। मैं मलिक साहब का नाम नहीं बताऊंगा। उनकी जात मलिक भी मैंने अपने तौर पर लिख दी है। पुलिस ने उन्हें किसी दूसरी जात के नाम से पुकारा था, क्योंकि ये जहाद कश्मीर का खुफिया कारकुन मुजाहिद आज भी शायद जम्मू में मौजूद हो और कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद कर रहा हो। इसके बावजूद मैंने मलिक साहब को अपने मिशन, जम्मू के हुर्रियत परस्त गुलाम रसूल और दिल्ली के मास्टर स्पाई गुल खान के बारे में कुछ न बताया। अखबार में खबर आ गई थी कि नेहरू इंटरोगेशन सेंटर से एक खतरनाक पाकिस्तानी जासूस फरार होने में कामयाब हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में है। मलिक साहब ने मुझसे पूछा था
कि क्या वो खतरनाक पाकिस्तानी जासूस मैं ही हूँ। मैंने उन्हें कहा था मेरा किसी पाकिस्तानी जासूस से कोई ताल्लुक नहीं और यहाँ कश्मीर में किसी पाकिस्तानी को जासूस बनकर या कमांडो बनकर आने की क्या जरूरत है। कश्मीर का बच्चा बच्चा कमांडो बनकर अपने वतन को भारतीय कब्जे से आजाद कराने के लिए खून के नजराने दे रहा है। कश्मीर के हुर्रियत परस्त मुजाहिद खुद अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। मैं भी कश्मीरी मुजाहिद के शाना बशाना दुश्मन के खिलाफ जंग करने आया हूँ। जासूसी वगैरह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मलिक साहब बेख्तियार पुकार उठे, जज़ाकल्लाह, अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब हम वादी से गासिब भारतीय फौज को भागने पर मजबूर कर देंगे और कश्मीर पर आजादी का परचम लहराएगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं श्रीनगर जाना चाहता हूँ। मैं मुजाहिदीन आज़ादी का एक जरूरी पैगाम लेकर दिल्ली से श्रीनगर ही जा रहा था कि किसी ने मेरी मुखबरी कर दी और लारी अड्डे पर उतरते ही पुलिस ने मुझे घेर लिया। अगर मैं जरा सुस्ती करता तो पकड़ लिया जाता, मगर मैं मौका पाते ही दौड़ पड़ा। पुलिस भी मेरे पीछे दौड़ी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको मालूम ही है। अब मैं चाहता हूँ कि किसी तरह श्रीनगर पहुँच जाऊँ। मेरा इरादा भी वहाँ से श्रीनगर कश्मीरी हुर्रियत परस्त कमांडो शेरवान के पास जाने का था। मुझे यकीन था कि जम्मू के मुजाहिद गुलाम रसूल ने जख्मी गुल खान को किसी न किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया होगा। मेरा वापस दिल्ली जाना खतरे के बायस बन सकता था। मेरे लिए श्रीनगर जाकर कमांडो शेरवान से मिल जाना ही बेहतर था ताकि किसी अगले कमांडो मिशन की तैयारी की जाए और भारत की फिरौनियत और जुल्म इस्तबदाद पर एक और कारी ज़रब लगाई जाए। जम्मू के नेहरू इंटरोगेशन सेंटर के अकूबत खाने से अपने आदमी गुल खान को फरार करवाने का हमारा मिशन कामयाब हो चुका था। अब किसी दूसरे कमांडो मिशन की प्लानिंग की जरूरत थी। मलिक साहब कहने लगे, अभी तुम्हारा यहाँ से श्रीनगर रवाना होना मुनासिब नहीं होगा। पुलिस तुम्हारी शक्ल सूरत से वाकिफ है। पुलिस ने जम्मू श्रीनगर रोड पर जगह जगह नाकाबंदी कर रखी होगी। मेरा मशवरा यही है कि तुम दो एक दिन यहीं छुपे रहो। मैंने कहा, इस दौरान आपका हिंदू नौकर आ गया तो मुश्किल पेश आ सकती है। मलिक साहब ने कहा, उसकी तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है। मैंने मलिक साहब से कहा, हमारे कश्मीरी मुजाहिद वादी कश्मीर में भारतीय जुल्म इस्तबदाद के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। वो बेबहा कुर्बानियां देकर खून के नजराने पेश करके आजादी कश्मीर की शम्मा को रोशन किए हुए हैं। ऐसी हालत में मैं यहाँ पर आराम से कैसे बैठ सकता हूँ। आप सिर्फ इतना इंतजाम कर दें कि मैं जम्मू से किसी तरह निकल जाऊँ। आगे बानेहाल की पहाड़ियों में पहुंचकर मैं खुद रास्ता तलाश कर लूंगा। तब मलिक साहब को भी जहाद कश्मीर की नाजुक सूरत हाल का एहसास हुआ। कहने लगा, खुदा तुम्हें जहाद कश्मीर में कामयाबी अता फरमाए। मैं कल रात तुम्हारे यहाँ से निकलने का कोई न कोई इंतजाम कर दूंगा। तुम आज की रात और कल का दिन मेरे मकान में ही छुपे रहना, यहाँ से बाहर मत निकलना। वो रात और दूसरा दिन भी मैंने मलिक साहब के मकान में छुप कर गुजार दिया। दूसरी रात को मलिक साहब जहाँ गए हुए थे वहाँ से वापस आकर कहने लगे, जम्मू बानेहाल रोड पर पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी कर रखी है। पुलिस को यकीन है कि तुम अभी तक जम्मू में ही हो। दूसरी तरफ जम्मू खटुआ रोड पर भी पुलिस तुम्हारी तलाश में नाकों पर मौजूद है। जम्मू से जालिंधर होशियारपुर जाने वाली लारियों की तलाशी ली जाती है। पुलिस के पास तुम्हारी अखबार में छपी हुई तस्वीर मौजूद है। मैंने कहा, खा कुछ भी हो, मेरा कश्मीर के महाज पर पहुंचना जरूरी है। मेरे साथी वहाँ जंग कर रहे हैं, मैं यहाँ हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता। मलिक साहब बोले, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे यहाँ से निकलने का मैंने बंदोबस्त कर दिया है। आज आधी रात के बाद एक आदमी यहाँ आएगा, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। वो अपना ही आदमी है, वो तुम्हें बानेहाल तक पहुँचा देगा। बस मैं बानेहाल पहुंच जाऊं, आगे सारा रास्ता मेरा जाना पहचाना है, आगे मैं खुद चला जाऊंगा। मैंने मलिक साहब से जब पूछा कि जो आदमी मुझे लेने आधी रात को आ रहा है वो किस तरीके से मुझे जम्मू से निकालेगा, तो वो कहने लगे, ये बात उसने मुझे भी नहीं बताई, तुम उसके साथ चले जाना। वो पहले भी खतरनाक हालत में यहाँ से कश्मीरी कमांडोज को निकाल कर ले जाता रहा है, लेकिन उसने अपने जरिए के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। हालात ऐसे हैं कि हम सबको कभी न कभी एक दूसरे से भी राजदारी से काम लेना पड़ता है। रात को खाना खाने के बाद मलिक साहब ने समावर में सब्ज कश्मीरी चाय बनाई। हम चाय पीते और बातें करते रहे। इस तरह रात के 11:30 बज गए। मलिक साहब ने 2-3 बार उठकर खिड़की में से नीचे गली में झांक कर देखा। कहने लगे, मेरा ख्याल है कि वो थोड़ी देर में आने ही वाला है। 12:15 बजे तो नीचे ड्योड़ी के दरवाजे पर किसी ने 3 मरतबा आहिस्ता से दस्तक दी। रात की खामोशी में ये आवाज बड़ी साफ सुनाई दी। मलिक साहब जल्दी से उठे, अपना आदमी आ गया है। वो नीचे चले गए। मुझे दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई। मलिक साहब उस आदमी को लेकर ऊपर गए। ये एक पतला दुबला आदमी था। उसने गर्म चादर ओढ़ी थी, आंखें शहबाज की आंखों की तरह चमक रही थीं। आते ही मुझे गौर से देखकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा?
मैंने अपना नाम बताया। उसने दूसरा सवाल किया, श्रीनगर में किसके पास जाओगे? मैंने कश्मीरी मुजाहिद कमांडो शेरवान का नाम लेना मुनासिब न समझा। मैं अभी इंतहाई राजदारी से काम ले रहा था। मैंने कहा, श्रीनगर में अपने साथी मुजाहिदीन के पास जाऊंगा। श्रीनगर के शुमाल मशरिक की पहाड़ियों में जहां कश्मीरी मुजाहिदीन कमांडोज शेरवान का खुफिया हाइड आउट था, उसका एक खास कोड नाम था जो सिर्फ कमांडो शेरवान और उसके 3 मुजाहिद साथियों को ही मालूम था। शेरवान ने ये कोड नाम मुझे भी बताया हुआ था। जब हमें किसी जगह खुफिया कमीनगाह के बारे में मालूम करना होता था तो हम अपनी जानिब से कोड नाम का आधा लफ्ज बोलते। अगर दूसरा आदमी बाकी का आधा लफ्ज ठीक ठीक बता देता तो हम समझ जाते कि ये अपना कमांडो फोर्स का आदमी है। मैं हैरान रह गया जब उस आदमी ने कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह का आधा कोड लफ्ज बोलकर कहा, क्या तुम इसे मुकम्मल कर सकते हो? अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि ये अपना ही आदमी है। मैंने फौरन कोड का बाकी लफ्ज उसे बता दिया। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और मलिक साहब से कहने लगा, हमें कदम कदम पर बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ता है। जम्मू श्रीनगर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपने मुखबर छोड़ रखे हैं, हमें उनसे भी खबरदार रहना पड़ता है। फिर उसने मुझसे कहा, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मैंने मलिक साहब से हाथ मिलाया और उनका शुक्रिया अदा कर रहा था कि वो आदमी बोला, इन फजूल बातों में वक्त जाया न करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ये कहकर वो सीढ़ियों वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं भी उसके पीछे हो गया। हम मलिक साहब के मकान से निकले। गली के बाहर बाजार भी खाली और तारीक था। वो आदमी मेरे साथ चल रहा था। कहने लगा, मैं तुम्हें अपना असली नाम नहीं बताऊंगा, तुम मुझे शाह जी कहकर बुला सकते हो। जम्मू शहर के उस सुनसान बाजार में थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक गली में दाखिल हो गया। हमें देखकर एक कुत्ता भौंकता हुआ वहां से भाग गया। गली ऊंची नीची और तंग थी। ये गली आगे एक तंग बाजार में निकलती थी। शाह जी अब आगे आगे चल रहे थे। गली खत्म हुई तो उसने मुझे हाथ से पीछे ठहरने का इशारा किया और खुद बाजार में दाएं बाएं देखा। तेजी से मेरे पास आए और मुझे खींचते हुए एक मकान के पास जहां अंधेरा था वहां ले गए और सरगोशी में कहा, पुलिस की गश्ती पार्टी आ रही है। हम जहां खड़े थे वहां अंधेरा था। बाजार में कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने 3-4 पुलिस के सिपाहियों को एक दूसरे से बातें करते गली के आगे से गुजरते देखा। एक सिपाही अचानक गली के सामने आकर रुक गया। शाह जी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पीछे कर दिया। दूसरे सिपाही ने डोगरी जबान में उससे पूछा कि वो क्या देख रहा है। पहले वाले सिपाही ने कहा, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे शक पड़ता है कि पाकिस्तानी कमांडो यहीं कहीं छुपा हुआ है। दूसरे सिपाही ने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, गोविंद राम आ जाओ, पाकिस्तानी कमांडो अब तक कश्मीर पहुंच चुका होगा। अब वो डोगरा सिपाही जिसका नाम गोविंद राम था आगे बढ़ गया। जब उन पुलिस वालों की आवाजें दूर होते होते बिल्कुल गायब हो गईं, तो शाह जी मुझे लेकर बाजार में आ गए और कहने लगे, खतरा बहुत करीब आकर टल गया, अब हमें यहाँ से तेज तेज चलकर निकल जाना होगा। शाह जी मुझे अपने साथ जम्मू की तारीक और तंग गलियों और सुनसान बाजारों में से गुजार कर आखिर शहर के शुमाल की जानिब एक मैदान में आ गए। यहाँ नशेब में मुझे एक जगह बिजली का बल्ब जलता नजर आया। हम उतराई उतर कर वहाँ आ गए। ये लारियों और ट्रकों का अड्डा था। एक तरफ 2 लारियां खड़ी थी, कुछ खाली ट्रक भी खड़े थे। एक ट्रक में लकड़ी के शहतीर लदे हुए थे। शाह जी को देखकर एक आदमी कोठरी से निकल कर आ गया। शाह जी ने उसके करीब जाकर पूछा, सब ठीक है? वो आदमी बोला, ठीक है शाह जी। उस आदमी ने शाह जी नहीं कहा था, ये मैंने राजदारी बरतने के लिए अपनी तरफ से कहा है। शाह जी ट्रक की पिछली तरफ आ गए। ये बहुत बड़ा ट्रक था। लकड़ी के शहतीर सीधे भी खड़े थे और एक दूसरे के ऊपर भी लदे हुए थे। एक और आदमी कोठरी से निकल कर आ गया। उन्होंने एक तरफ से 3 शहतीर हटा दिए। मैंने देखा कि वहाँ ट्रक के अंदर एक खुली जगह बनी हुई थी। बांस के साथ जलते बल्ब की रोशनी में ये जगह साफ नजर आ रही थी। शाह जी ने मुझसे कहा, तुम्हें जम्मू से बानिहाल तक यहाँ लेट कर सफर करना होगा, क्या तुम ये तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने कहा, ये कोई तकलीफ नहीं है। शाह जी बोले, सफर लंबा है लेकिन रास्ते में हम तुम्हारी देखभाल करते रहेंगे। मैं बानिहाल तक तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब अंदर जाकर लेट जाओ, हम रातों रात जम्मू के इलाके से निकल जाना चाहते हैं। मैं ट्रक पर चढ़कर लकड़ी के शहतीरों के नीचे जो खाली जगह बनाई गई थी वहाँ लेट गया। शाह जी कहने लगे, जम्मू बानिहाल रोड पर पुलिस की चेक पोस्टें हैं, पुलिस चेकिंग करेगी, तुम कोई आवाज मत निकालना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे ऊपर और दाएं बाएं लकड़ी के शहतीर और छोटी गिलियां इस तरह लगा दी गईं कि मैं उसमें पूरी तरह छुप गया। मुझे बाहर की रोशनी भी नजर आना बंद हो गई, मगर जगह इस तरह बनाई गई थी कि मैं पहलू बदल सकता था और टांग भी समेट सकता था। उसके साथ ही ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। दूसरे लम्हे ट्रक सड़क पर चल रहा था। मैं लकड़ी के शहतीरों के अंदर अंधेरे में ऐसे पड़ा था जैसे मुर्दा कब्र में पड़ा होता है। फर्क सिर्फ इतना था कि मुर्दा बेहिस्सो हरकत होता है और मैं पहलू बदल सकता था, हाथ पैर हिला सकता था। ट्रक ने सड़क पर आने के बाद एक खास रफ्तार पकड़ ली थी और उसी रफ्तार पर चला जा रहा था। अगर मैं सख्त जान न होता और अपनी कमांडो तरबियत के दौरान मुझे इस किस्म की अजियतें बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग न दी गई होती तो शायद मैं थोड़ी देर बाद घबरा जाता, मगर मैं आंखें बंद किए खामोशी से लेटा रहा। ट्रक चलता रहा।
कभी सड़क की चढ़ाई आ जाती और कभी ट्रक नशेब में उतरने लगता। वक्त का कोई अंदाजा नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। वक्त जैसे साकित हो गया था। काफी देर गुजरने के बाद मालूम हुआ कि मैदानी इलाका आ गया है। ट्रक हमवार सड़क पर चल रहा था। इस दौरान सामने की तरफ से आने वाले ट्रक भी थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजरते रहे। मुझे ताज़ा हवा बराबर आ रही थी। मैंने सो जाने का इरादा किया, मगर इस ख्याल से जागता रहा कि रास्ते में पुलिस की नाकाबंदी है, पुलिस और फौज भी मौजूद होगी। चेकिंग के दौरान कुछ भी हो सकता था। मेरा ख्याल है ट्रक को जम्मू के अड्डे से चले कोई 1 घंटा गुजरा होगा कि ट्रक की रफ्तार एकदम से हल्की होना शुरू हो गई। मैं चौकस हो गया। ऐसे लगा जैसे ट्रक सड़क से उतर गया है। फिर ट्रक रुक गया। मुझे शाहजी की आवाज आई। वो किसी को कह रहे थे, राम राम महाराज। किसी ने कहा, ट्रक की चेकिंग होगी, तुम इस तरफ आकर खड़े हो जाओ। मेरा दिल धड़कने लगा। ये पुलिस या फौज के आदमी थे। उन्होंने शाहजी को कोई अहमियत नहीं दी थी। फिर ऐसी आवाजें आने लगी जैसे ट्रक पर लदे हुए शहतीरों को इधर उधर हटाकर देखा जा रहा है। साथ साथ आदमियों की बातें करने की आवाज भी आ रही थी। उनके लहजे से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये फौज के नहीं बल्कि डोगरा पुलिस के आदमी हैं। ये लोग आगे शहतीरों को टॉर्च की रोशनी में देखते मेरी तरफ आ गए। अंधेरे में शहतीरों की दर्जों में से टॉर्च की रोशनी किरणों की शक्ल में मुझ पर पड़ती और गायब होती जाती। मैं सांस रोके शहतीरों के नीचे बिल्कुल सीधा पड़ा था। शहतीर बड़े बड़े थे। पुलिस वाले उन्हें हटा तो नहीं रहे थे, मगर उनके अंदर टॉर्च की रोशनी डालकर देख रहे थे और बातें भी कर रहे थे। जबरदस्त खतरा मेरे ऊपर मंडला रहा था। फिर टॉर्च की रोशनी दर्जों में से आना बंद हो गई। शाहजी की आवाज आई, महाराज आजकल इतनी ज्यादा चेकिंग क्यों हो रही है? किसी ने जवाब दिया, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। मेरी जान में जान आई। मैंने गहरी सांस ली और अपने अकड़े हुए जिस्म को ढीला छोड़ दिया और दूसरे लम्हे ट्रक आगे रवाना हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। ट्रक बानेहाल रोड पर अपनी खास रफ्तार से चला जा रहा था। फिर मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। मैं सो गया। आंख एक धुचके के साथ खुल गई। ट्रक रुक रहा था। मुझे लकड़ी की शहतीरों की छोटी छोटी दुर्जों में से दिन की रोशनी नजर आई। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी संदूक में बंद हूँ। टांगों को दाएं बाएं सुकेड़ कर ऊपर नीचे करने लगा। दिन चढ़ गया था। ट्रक रुक गया। उसके साथ ही शहतीर इधर उधर हटाए जाने लगे। शाहजी की आवाज आई, जागते हो कि सो रहे हो? मैंने कहा, जाग रहा हूँ शाहजी। शाहजी के साथ ड्राइवर और ट्रक का क्लीनर दोनों मिलकर शहतीर इधर उधर हटा रहे थे। फिर मैं बाहर निकल आया। धूप निकली हुई थी। ट्रक एक जगह पहाड़ियों के दरमियान वीरान जगह में खड़ा था। शाहजी कहने लगे, आओ नाश्ता कर लो। तुम्हारी खुशनसीबी है कि रास्ते में पुलिस ने ज्यादा चेकिंग नहीं की। पहले चेक पॉइंट पर डोगरा फौजी खड़े थे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी डालकर चेकिंग की थी। खुदा का शुक्र है कि वो तुम्हें नहीं देख सके। उसके बाद पुलिस वाले ज्यादातर मेरे वाकिफ थे। हम लोग हफ्ते में 2-1 बार माल लेकर जम्मू से बानेहाल जाते रहते हैं। टीले के दामन में एक छोटा सा पहाड़ी चश्मा बह रहा था। मैंने वहाँ मुंह हाथ धोया और पानी पिया। शाहजी अपने साथ मकई की गुड़ वाली मीठी रोटियां, मक्खन और थर्मस में चाय लाए थे। हमने चश्मे के साथ बैठकर नाश्ता किया, चाय पी। मैंने शाहजी से पूछा, हम बानेहाल से कितनी दूर हैं? वो बोले, शाम को पहुंचेंगे। ट्रक की रफ्तार भी ज्यादा नहीं कर सकते। कुछ देर आराम करने के बाद मैं दोबारा शहतीरों के अंदर बनी हुई कब्र में जाकर लेट गया। मेरे ऊपर शहतीर डाल दिए गए और ट्रक बानेहाल की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के बाद ट्रक किसी जंगल में एक बार फिर रोक दिया गया। वहाँ भी मैंने शहतीरों के नीचे से निकलकर शाहजी के साथ बैठकर थोड़ी मीठी रोटी खाई, चाय पी और आगे रवाना हो गए। जब सूरज गुरूब हो गया और रात की तारीकी जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर उतरने लगी तो ट्रक अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुक गया। मुझे शहतीरों के अंदर से निकाला गया। मैंने देखा कि ट्रक एक कच्ची सड़क के किनारे खड़ा है। उसकी बत्तियां बुझी हुई हैं। ऊपर कोई सड़क थी जिस पर थोड़े थोड़े फासले पर बत्तियां जल रही थीं। शाहजी ने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा, हम बानेहाल से 2 मील आगे निकल आए हैं। ऊपर जो तुम रोशनियां देख रहे हो, ये बानेहाल श्रीनगर रोड की रोशनियां हैं। यहाँ से तुम्हें अकेले ही श्रीनगर तक सफर करना होगा। हम लोग यहाँ से ट्रक लेकर वापस बानेहाल जाएंगे और माल उतार कर कल सुबह वापस जम्मू रवाना हो जाएंगे। मैं ऊपर देख रहा था। पहाड़ी के पहलू में एक सड़क थी जिसकी बत्तियां झिलमिला रही थी। शाहजी ने मुझसे पूछा, तुम श्रीनगर तक किस तरह जाओगे? सड़क पर तुम्हें लारी भी मिल जाएगी। तुम जंगलों में से गुजर कर जाओगे या लारी में बैठ कर जाओगे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं खतरे से काफी दूर हो गया हूँ। अब श्रीनगर जाने वाली किसी लारी में बैठ जाऊंगा। शाहजी ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, पहले तुम ऊपर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने शाहजी से हाथ मिलाया, ड्राइवर और क्लीनर से भी हाथ मिलाया, उन्हें खुदा हाफिज कहा और झाड़ियों में से ऊपर सड़क पर चढ़ाई चढ़ने लगा। सड़क पर आकर मैं एक तरफ होकर बैठ गया। मुझे मालूम था कि यहाँ शाम के बाद शुरू रात में श्रीनगर जाने वाली लारियां मिल जाती हैं। मेरे पास पैसे मौजूद थे। इतने में नीचे शाहजी के ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। फिर ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होते हुए गायब हो गई।
ट्रक कच्ची सड़क पर से होता हुआ आगे जाकर बानेहाल रोड पर निकल गया था। मैं सड़क के किनारे बिजली के खंबे के पास पत्थर पर बैठा बानेहाल से आने वाली किसी लारी का इंतजार करने लगा था। कोई आधे घंटे के बाद दूर से मुझे लारी की बत्तियां नजर आईं। लारी पहाड़ी के गिर्द चक्कर लगा रही थी। जब रोशनियां करीब आईं तो मैंने खड़े होकर हाथ का इशारा किया। लारी मेरे करीब आकर रुक गई। ये लारी श्रीनगर जा रही थी। इसमें काफी मुसाफिर बैठे हुए थे। मैं भी उनके साथ सवार हो गया। अपनी सीट पर बैठने के बाद मैंने मुसाफिरों का जायजा लिया। मुझे कोई मशकूक शक्ल दिखाई न दी। लारी श्रीनगर की तरफ चल पड़ी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।